नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब आज हम इतिहास की तीसरी कड़ी में यानी कि हमने इतिहास की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल का एक टॉपिक पढ़ लिया था। और इसमें हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा है अभी तक। और आगे मतलब प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा है और हमें मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। यहाँ हम लिख देंगे इतिहास, और इतिहास में भी हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा प्राचीन इतिहास में टॉपिक चल रहा है प्रागैतिहासिक काल। और इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। और इसमें इसके तीन भाग हैं प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल हमने कल पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति हुई थी, आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी। अभी तक वो यायावारी जीवन जी रहा था और समूह में रहना या निवास करना शुरू नहीं किया था। पत्थर के औजारों से वो परिचित हो गया था। पत्थर से मतलब क्योंकि पाषाण काल में पत्थर ही थे, उस वजह से पत्थरों से वो परिचित हो गया था। और आकेट या शिकारी जीवन जीता था, शिकार करता था और कच्चा मांस भी खा लेता था। क्योंकि अभी तक उसने आग चिंगारी तो उसने उत्पन्न कर दी, लेकिन आग से पूर्ण तो परिचित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार हमने प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसके आगे आज हम एक इसी का ही जो सेकंड पार्ट है, या जो इसका सेकंड पार्ट, इससे तीन पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट में आज पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो हम उसका सेकंड पार्ट है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में मानव थोड़ा व्यवस्थित समूह में रहना शुरू हो गया था। तो आदि मानव क्या समूह में या मानव का समूह में निवास, समूह में निवास। अब जब वो समूह में निवास करेगा तो पास पास रहेंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे किसी की बात पे या किसी भी मुद्दे पे। तो उन्होंने जब आपस में जैसे पत्थर, वो पूरा पाषाण काल में जैसे पत्थरों को आपस में रगड़ रहे थे तो चिंगारी उत्पन्न हुई, तो जरूर एक दूसरे ने उस पर चर्चा की, डिस्कस किया। तब उनको पता चला कि अब उसमें थोड़ी समझ विकसित हुई, क्योंकि पास में रहने लगे, थोड़े सभ्य हो गए। हालांकि वो कपड़े तो उनके थे नहीं, वो मतलब वृक्षों के जो पत्ते थे उनसे ही मतलब अपना वो उनको कपड़ों के रूप में उपयोग करते थे। फिर भी वो थोड़े बहुत सभ्य होने लगे। और इसके साथ ही वो पशुपालन प्रारंभ हो गया। अब सभ्य होने लगे, कुछ काम धंधा शुरू किया उन्होंने, बैठे ही थे पहले तो या घूम रहे थे इधर उधर। थोड़ी बहुत उन्होंने मतलब असभ्य से सभ्य हो गए, एक दूसरे को समझने जानने ऐसे लगे हैं। और यहाँ पशुपालन शुरू किया उन्होंने। तो पशुपालन सबसे पहले कब शुरू किया? मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में वो यायावरी जीवन जीते थे या उस हिसाब से। और पशुपालन के साथ साथ फिर कुछ और जंतुओं का उन्होंने पालना शुरू किया। तो कुत्ते का पालन या कुत्ते का पालन। तो मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने सर्वप्रथम पालतू जो जानवर बनाए, यहाँ उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया। तो यहाँ पे हो जाएगा आदि मानव ने कुत्ते का पालन, आदि मानव ने सर्वप्रथम उनका प्रथम जो पालतू जानवर था वो क्या था? कुत्ता था। तो यहाँ से एक बार मतलब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला आदि मानव ने जो जिस पशु का पालन किया था वो सबसे पहले कुत्ता था। उसके बाद पशुपालन में उन्होंने दूसरे भी दुधारू पशु या उनका भी पालन किया, लेकिन सर्वप्रथम जो आता है वो आता है कुत्ते का पालन किया। फिर इसमें मध्य पाषाण काल में कुछ और घटनाएं हुई हैं। जैसे अब इस काल में औजारों का जो आकार था, पत्थर के औजार थे, तो औजारों का आकार क्या? आकार छोटा होने लगा।
क्योंकि वो जब बड़े पत्थर या बड़े जो औजार थे उनको फेंकने में उनको दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, उठा नहीं पाते थे, और या जितना वो जल्दी से मार करनी थी किसी पशु पे या वो शिकार करते थे, तो थोड़ी सभ्यता आने लगी है, पशुओं का पालन भी शुरू कर दिया था उन्होंने, तो वो औजारों को भी छोटे औजारों के रूप में उपयोग में लेने लगे। तो इस प्रकार उनका जो औजारों का आकार था वो छोटे होने लगे, और साथ ही हत्थेदार औजारों का उपयोग। अब औजार भी कैसे, हत्थेदार, अब मान लीजिए वो पत्थर से मारते थे या कुछ चीज तोड़नी थी या कुछ भी, तो वो अगर पत्थर से पत्थर मारते थे तो उनके हाथ में भी दर्द होता था। फिर उनको लगा क्यों नहीं इसमें ऐसा कुछ किया जाए कि इसको मारने पे हमें वापस दर्द ही ना हो, तो उन्होंने शायद उसे पत्थर के औजारों में लकड़ी का हत्था बनाने की कोशिश की, और फिर उसमें सफल भी हो गए, तो हत्थेदार औजारों का प्रयोग करना शुरू किया। और मृत बांड यानी कि बर्तनों के निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इसकी साक्ष्य या वो जो उनके अवशेष है वो जरूर मिले, साक्ष्य मिले, लेकिन उन्होंने निर्माण शुरू नहीं किया था। ये अपने आप में दोनों चीजें विरोधी लग रही है कि साक्ष्य भी मिले और निर्माण भी शुरू नहीं किया था। हाँ, उन्होंने हो सकता है एक कितना पूर्णतः या कोई पुरजोर निर्माण शुरू नहीं किया था, वृहद स्तर पे उसका निर्माण शुरू नहीं किया था, लेकिन कहीं न कहीं बन रहे थे, या कुछ एक क्षेत्र विशेष में शायद साक्ष्य मिले या बनाने शुरू कर दिए, इस वजह से उनको तो पूर्णतः ये नहीं कह सकते थे कि भाई वो इसका मृत भांड का वृहद स्तर पे उपयोग करते थे या निर्माण करते थे। इस वजह से उन्होंने मृत भांड का साक्ष्य तो मिले, लेकिन उसका निर्माण मध्य पाषाण काल में वृहद स्तर पे नहीं हुआ था। और इसे औजारों का सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं, औजारों का सूक्ष्म पाषाण काल, औजारों का सूक्ष्म पाषाण काल, क्योंकि औजारों का आकार निरंतर दिनों दिन आकार छोटा होता जा रहा था, वो अपने सहूलियत के हिसाब से और उस हिसाब से यूज कर रहे थे, तो आकार छोटा करना शुरू कर दिया। तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का एक तो सर्वप्रथम, और यह सर्वप्रथम मानो जो कुत्ते को या पालतू जो जानवर था वो कुत्ता था, तो मध्य पाषाण काल में खासकर यही था, एक औजारों का आकार छोटा होने लगा ये चीज। तो मध्य पाषाण काल की दो प्रमुख घटनाएं, एक तो मानव ने प्रथम जो पशु था उसका पालन किया, और वो था क्या, कुत्ता, और बाकी पशुपालन शुरू कर दिया था उन्होंने वृहद स्तर पे तो नहीं, लेकिन शायद शुरुआत जरूर कर दी थी। तो इस प्रकार मध्य पाषाण काल की घटना ये थी। अब हम इसका तीसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जैसे क्योंकि मध्य पाषाण काल तक थोड़ी उनमें समझ विकसित हो गई थी, अब उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया, तो पशुपालन का उपयोग फिर आगे नवपाषाण काल में आग का पूर्ण रूप से प्रयोग, सबसे जो पहली घटना थी आग का या अग्नि का पूर्ण रूप से प्रयोग। अब उन्हें धीरे धीरे समझ विकसित हुई, तो उन्होंने आग का पूर्ण रूप से प्रयोग किया। अब इस आग का पूर्ण रूप से प्रयोग कहाँ किया, भोजन पकाने में, आग का पूर्ण रूप से प्रयोग भोजन पकाने में। क्योंकि पहले वो कच्चा मांस ही खाते थे या कुछ भी चीज थी वो कच्चे वो खाते थे, लेकिन अब आग से परिचित हो गए, आग जलाई उन्होंने, आग का प्रयोग देखा, गर्म करके सीजन देखी, भोजन पकाना शुरू किया, और उसके आगे उनमें थोड़ी और समझ विकसित हुई, और उन्होंने थोड़ा विकास करते हुए, फनों के एक तरह से ये विकास की प्रक्रिया ही है। और यहाँ अब उन्होंने जंगलों की सफाई शुरू कर दी, जंगलों को साफ करना, साफ करने से तात्पर्य है कि उन्होंने अब पेड़ झाड़ियां वगैरह काट के वहाँ, मतलब ये नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पशुपालन वहाँ शुरू कर दिया उन्होंने, लगा पशुओं को पालते हैं तो वो दूध देते हैं, या फिर तो उनकी जो खाद है गोबर उसका भी कहीं उपयोग किया जाए, तो पशुओं से पालन शुरू हो गया, पशुओं को खिलाने के लिए चारा वगैरह को लाना पड़ता था उनको। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो जंगलों की सफाई शुरू की, और आगे जाके ये नवपाषाण काल में जो मुख्य जो क्रांतिकारी घटना हुई वो थी आग के आविष्कार के साथ है पशुपालन। पशुपालन के साथ ही सॉरी आग के साथ ही जंगलों की साफ करना, और जंगलों की कटाई के बाद कृषि।
और इसके साथ ही कृषि की शुरुआत हो गई यहाँ पे वृहद स्तर पर, कृषि की शुरुआत। अब देखिए ये मध्यपाषाण काल में व्यवस्थित या वो समूह में रहना शुरू हो गया। अब पहले अगर तो इसमें यहाँ समूह में रहना शुरू हो गए तो मृतिक जो मृतक परिपाटी थी या व्यवस्था थी वो भी शुरू हो गई। अब अगर कोई गुजर जाता या मर जाता था तो उसको अंत्येष्टि वगैरह की जाती है उसको, या समाधि की जो भी उनकी प्रक्रिया थी उसको अपनाया जाता। नहीं तो पहले तो वो क्या, अगर क्योंकि समूह में ही नहीं रहते थे, पता नहीं कहाँ घूमते, जहाँ खत्म हो गए वहीं, वो उसको कोई संभालने वाला भी नहीं था, देखने वाला भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ समूह में रहने लगे, समझ विकसित हुई। और जब एक मान लीजिए वो जिस भी समूह में रहते थे, कोई दिन भर तो कहीं घूमता था लेकिन शाम को वहाँ नहीं आता था, तो शायद उसकी चिंता भी होती थी, उसको ढूंढते भी थे, फिर पता चलता उसकी मृत्यु हो गई है, जो भी, तो मृतक परिपाटी शुरू हो गई। अब ये अंत्येष्टि या फिर उनको दफनाना, ऐसी व्यवस्था शुरू हो गई। और कृषि करना, ये कृषि की शुरुआत हो गई। और खास करके इसके जो साक्ष्य मिलते हैं बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से। और ये कृषि के संपूर्ण इतिहास में, और वो भी प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल में राजस्थान यानी कि भारत में मिले सबसे पहले कृषि के। और यहाँ मानो समूह में रहना शुरू हो गया, उसके साथ ही स्थायी बसावट भी हो गई। अब वो घूमते नहीं थे, एक जगह रहने लगे। समूह में रहने का मतलब ये है कुछ दिन इस समूह में, कुछ दिन यहाँ रुके, समूह में रुक ही रहे, थोड़े दिन बाद में यहाँ से उठ के कहीं और चले गए। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया, एक साथ रहना शुरू हो गए, और साथ ही स्थायी बसावट। तो मानव ने सबसे पहले स्थायी बसावट है वो नवपाषाण काल में शुरू की। और स्थायी बसावट के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से, मेहरगढ़, पाकिस्तान से। मेहरगढ़ पाकिस्तान से स्थायी बसावट के, मानव के स्थायी बसावट के साक्ष्य मिलते हैं। और ये कब, लगभग आज से 7000 ईसा पूर्व। तो ये मध्यपाषाण नवपाषाण काल की ये प्रमुख घटनाएं थी। इसके साथ ही अब जैसे कृषि का शुरुआत हो गई। अब वो कृषि की शुरुआत के साथ कृषि करते थे, तो पशु पक्षियों या बैलों को या उनको लेकर जाते थे खेत में, उनसे मतलब कृषि की जाती थी। फिर उनको लगा वो पशुओं को ऐसे ही वापस लेके आते आ रहे हैं, और बोझा है या बाहर है जो भी है वो खुद लेके आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पशुओं पे रख के लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर कुछ डिस्कस किया या कुछ और सोचा कि क्या किया जाए। तो उनको लगा कि ऐसा कोई साधन बना दिया जाए पशुओं के पीछे, या उनको वहां से जिसको उसके पशुओं के पीछे जोड़ा जाए और वो बाहर या बोझा ढो सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार। इस प्रकार नवपाषाण काल की जो प्रमुख घटना है, तो आग का पूर्ण रूप से प्रयोग, ये सबसे क्रांतिकारी घटना ये हो गई है। फिर जंगलों की कृषि की शुरुआत, ये दूसरी सबसे क्रांतिकारी घटना। तीसरी ये जिसे हम कह सकते हैं पहिए का आविष्कार। तो ये नवपाषाण काल में, यहाँ से प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, या आग का आविष्कार पूर्णतः किस काल में हुआ था, कृषि की शुरुआत पूर्णतः किस काल में हुई थी। तो ये कुछ नवपाषाण काल की घटनाएं। इसके साथ कुछ और घटनाएं भी हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम। अब जो मृत भांड का निर्माण है वो मध्यपाषाण काल में उनके कोई साक्ष्य जरूर मिले, लेकिन वो पूर्ण तो वहां निर्माण शुरू नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में क्या मृत भांड का निर्माण शुरू हो गया। यानी कि वो बर्तन, क्योंकि जब स्थायी बसावट शुरू कर दी है तो अब वो बर्तन भी तो उनको चाहिए खाने पीने के लिए, तो उन्होंने मृत भांडों का निर्माण शुरू कर दिया। और इसके साथ ही इस काल में जो आदि मानव था वो खाद्य संग्राहक बन गया। आदि मानव बन गया। यानी कि एफसीआई के गोदाम की स्थापना उस समय हो गई थी, कब, नवपाषाण काल में। तो देख लिए हम इतिहास को वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं कि मतलब इस वो जो अधिशेष धान की उत्पत्ति होती है, खाद्यान्न की उत्पत्ति होती है, उसको क्या करें, तो इसलिए वो खाद्य संग्रह बन गए। अब वो उनके पास, क्योंकि कृषि वृहद स्तर पे शुरू कर दी उन्होंने, और कृषि और जनसंख्या कम थी, तो उसके साथ ही
जब पैदावार बहुत हुई तो उसको क्या करें, खाएंगे तो कितना खाएंगे, वो उनके खाने के बाद भी जो अधिशेष जो उत्पादन था वो बच गया, तो उसका वो खाद्य संग्रह के रूप में भी मतलब आदिमानव खाद्य संग्रह बन गया। और प्रथम जो धातु के रूप में उन्होंने उपयोग किया तांबे का, तांबे का उपयोग प्रथम धातु के तो सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया वो क्या था, तांबे का उपयोग था। अब इसमें एक ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कुत्ता, हम लिख सकते हैं ट्रिक कुछ हो सकती है, कुत्ता तांबे की तांबे की कुल्हाड़ी लेकर भागा। हालांकि ये नवपाषाण काल की इसमें से एक दो घटना है, बाकी पूरे पाषाण काल की या पूरा तीनों मतलब जो भी पाषाण काल के तीन भाग हैं उनके हम तीनों भागों में इसको पढ़ सकते हैं कि कुत्ता है तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया जो कि मध्य पाषाण काल में था। और मतलब ये तीनों घटनाएं प्रागैतिहासिक काल में ही तीनों घटनाएं हुई है। फिर तांबे का उपयोग तो मानव ने सबसे पहले धातु का उपयोग किया, वो क्या तांबे का उपयोग किया और वो नवपाषाण काल में किया। फिर आता है सबसे पहले कुल्हाड़ी या एंडेस जो उसने ये मतलब पूरा पाषाण काल में की, उसने उपयोग में ली, लेकिन इसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं उसने सबसे पहले जो हथियार है कुल्हाड़ी के रूप में या फिर उसको कह सकते हैं हम हस्तकुटार थी उसका उपयोग किया। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है तो प्रागैतिहासिक काल के तीनों कालों की प्रमुख घटनाओं को एक छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ये नवपाषाण काल में प्रमुख घटनाएं थी। और अब कुछ स्थान है जहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं पूरे प्रागैतिहासिक काल के, जिन तीनों में इनके तीनों भागों के, और वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले स्थान है जो भीमबेटका, और भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश एमपी के मध्य प्रदेश भोपाल के समीप। यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन कुछ अवशेष मिले और यहाँ की जानकारी मिली। और इसकी खोज की थी 1957 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोज की। और क्या पता लगाया, यहाँ प्राचीन शिलाश्रय मिले। क्या मिले? प्राचीन शिलाश्रय, मतलब शिलाश्रय हो जाएगा शैल प्लस आश्रय, यानी कि शैलों से निर्मित पुराने आश्रय मिले, आश्रय या ग्रह जहाँ लोग रहते थे या निवास करते थे। तो यहाँ से यह प्राचीन शैलाश्रय मिले। और उसमें क्या मिले? प्राचीन चित्रकला। और इस शैलाश्रय में क्या बनी थी? चित्रकला थी। और चित्रकला भी तो यहाँ हम कह सकते हैं प्राचीन शैल चित्रकला। ये चित्रकला कैसी थी? पत्थरों से बनी हुई शैल चित्रकला थी। शैल चित्रकला। तो ये प्राचीनतम शैल चित्रकला के जो साक्ष्य हैं वो भीमबेटका से मिले और ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। और दूसरा हमारा हो जाएगा, ये भीमबेटका हो गया एक तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप है। 1957 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी और प्राचीन शैलाश्रय मिले और शैल चित्र के यहाँ साक्ष्य मिले। तो ये सबसे प्राचीन शैल चित्र यहाँ से मिले। और दूसरा है स्थल है ब्रजहोम। ब्रजहोम और यह स्थित है जे&के जम्मू कश्मीर में। और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। नवपाषाणिक
स्थल। पूर्व में मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल के तीनों, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में ये तीनों, तो प्रागैतिहासिक काल में ये 2 स्थल खोजे गए, जिसमें पहला तो था हमारा भीमबेटका गुफाएं और दूसरा ब्रजोम। यह गर्तावास के साक्ष्य मिले। गर्तावास यानी कि जमीन के अंदर निवास स्थान, जमीन के अंदर, घर भी बोल सकते हैं हम, निवास स्थान, या फिर अंडरग्राउंड भी बोल सकते हैं। तो मतलब अंडरग्राउंड प्रागैतिहासिक काल, जो अंडरग्राउंड कल्पना है वो अब की नहीं है, प्रागैतिहासिक कालीन है। हम इतना नहीं कह सकते हैं कि ये नई अवधारणा है। तो देख लीजिए, आज से इतने साल पहले भी अंडरग्राउंड की संकल्पना है वो निर्मित हो चुकी थी। फिर मानव के साथ कुत्ते के सवा, मानव के साथ कुत्ते का समाधान, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, ये वहां से साक्ष्य मिले। और ये प्रागैतिहासिक काल में भी ये नवपाषाण कालीन एक स्थल था। तो इस प्रकार हमने प्रागैतिहासिक काल के तीनों खंडों को पढ़ा। उसमें हमने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और इसके जो साक्ष्य या इनके जो भी ये हमने समझा जाना है। और फिर कुछ तथ्य हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, खासकर प्रागैतिहासिक काल के, और इसमें कुछ है। धान की खेती के सबसे, जब हम कुछ लिख सकते हैं अन्य तथ्य, और अन्य तथ्य में हो जाएगा हमारे धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, जो मिले हैं कोल्डी हवा, यूपी से। स्थान का नाम है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश, लिख सकते हैं यूपी। फिर एक तथ्य और है, सावल के प्रथम साक्ष्य, सावल के प्रथम साक्ष्य, और यह मिले कहाँ से? लोथल, गुजरात से। लोथल का गोदीवाड़ा सिंधुकालीन सभ्यता क्या सबसे बड़ी जो स्थान है इसका करती, तो ये लोथल गुजरात से। तो चावल के जो प्रथम साक्ष्य है वो लोथल गुजरात से मिले हैं। फिर आता है जले हुए चावल के प्रथम साक्ष्य, जले हुए चावल के प्रथम साक्ष्य, और ये मिले कालीबंगा, राजस्थान से। कालीबंगा, राजस्थान, क्योंकि कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, यज्ञ करने की जो हवन कुंड मिले, उसके माध्यम से हम या उसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि उस समय चावल शायद यज्ञ में काम में लिए गए। तो कुछ चावल जले हुए अध पके चावल, या जो भी कुछ जले हुए चावल गए, उसे वहां से मिल सकते हैं। और कुछ इस प्रकार घटनाएं थी। और जो एक है कि स्थायी बसावट मेहरगढ़ पाकिस्तान में थी, तो प्राचीन कृषक बस्ती, अब स्थायी बसावट होगी, वो लोग कृषि करेंगे और उसी को क्या कहेंगे? प्राचीन कृषि बस्ती। तो ये भी मेहरगढ़ पाकिस्तान। तो इस प्रकार हमने आज मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल को पढ़ा, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के तीनों खंड पढ़ लिए हमने। तो जो प्राचीन भारत का हमारा इतिहास है उसका हमने एक आज टॉपिक पूरा खत्म किया है कि हमने प्रागैतिहासिक काल को पूरा कंप्लीट किया है। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप को प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए, भारतीय प्राचीन इतिहास के एक टॉपिक को समझने में हेल्प मिली होगी, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला ही होगा, नया सीखने को। और थोड़ा टॉपिक टफ भी लगता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा याद करने में या आसान करने में कोशिश की हमने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।